हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम मिट्टी की चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे? मृदा का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी है, इसके बाद काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, पीट मिट्टी है, वन मिट्टी है। यानी भारत की मिट्टी को लगभग कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में भारत की मिट्टी को क्या किया गया है? बांटा गया है। हमारे भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। यानी मिट्टी की उत्पत्ति जो है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सोलम शब्द से हुई है। मृदा की उत्पत्ति कैसी हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। अब यहाँ पर आता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में हमको क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। क्या मिलती है? सर्वाधिक क्षेत्र में क्या? जलोढ़ मिट्टी या तो क्या मिलती है? कछारी मिट्टी। हमारे भारत में सबसे अधिक क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और इसी का दूसरा नाम है क्या? कछारी मिट्टी। क्या कहा जाता है? कछारी मिट्टी। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को अन्य नाम से काली मिट्टी कहा जाता है। यानी काली मिट्टी को भी क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी के सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? तो मालाबार क्षेत्र में जो है से काली मिट्टी की अधिकता है। किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? काली मिट्टी की अधिकता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? काली मिट्टी की अधिकता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? काली मिट्टी की अधिकता है। आगे हम देखते हैं, काली मिट्टी का स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी में क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और कपास के लिए क्या माना जाता है? उत्तम माना जाता है। सिंचाई के लिए क्या होता है? सिंचाई के लिए यह इसमें कम जल की आवश्यकता होती है और यह मिट्टी क्या होता है? इसमें कपास की खेती होती है। यानी कह सकते हैं क से काली और क से कपास, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क से काली और क से कपास। यानी काली मिट्टी जो होता है उसका उपयोग यानी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह किसके लिए? यह जो है से कपास की खेती के लिए। आगे पढ़ते हैं, पीली मिट्टी।
इसमें क्या होता है, पीला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मिट्टी दिनों दिन अनउर्वरक हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। यानी लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक हो जाएगा तो धीरे धीरे इसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगा? कम जाएगी। यानी लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने से इसमें उर्वरक यानी उपजाऊ की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यानी मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा मुख्यतः मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र। आगे देखते हैं, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली कौन मिट्टी है? बलुई दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी है? सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी अगर कहा जाए तो बलुई दोमट मिट्टी है। इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। यानी सबसे कम जल धारण क्षमता वाली किस प्रकार की मिट्टी है? तो बलुई दोमट मिट्टी है। कौन मिट्टी है? बलुई दोमट मिट्टी। कैसा मिट्टी? बलुई दोमट मतलब बालू इसमें मिला होता है और इसमें जो है से जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि सबसे जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? बलुई दोमट मिट्टी में। आगे देखते हैं, सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है? पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है? तो चिकनी मिट्टी से। किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है। किस प्रकार की मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से। कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो चिकनी मृदा से। किस प्रकार की मृदा से? चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, कहता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहन की फसल। कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहन की फसल। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहन की फसल उगाई जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल और पीला मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। यानी लाल और पीली मृदा मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की। लाल और ये मिट्टी जो हुआ ये क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस
एवं ह्यूमस जैसे पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। किसमें? लाल और पीली मृदा में। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहता है चंबल घाटी का निर्माण किस प्रकार का निर्माण, चंबल घाटी का निर्माण, किसका निर्माण? चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो इसका आंसर होता है अवनालिका अपरदन से। चंबल घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से हुआ है। चंबल घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से हुआ है। आगे देखते हैं, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय बागान के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय बागान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय बागान के लिए यानी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती सबसे अच्छी होती है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोमट मिट्टी, कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी में कौन कौन से क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं? तो इसमें गाद होता है, मृत्तिका होता है, रेत होता है। ये सब दोमट मिट्टी में क्या होते हैं? ये कण पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता की कमी है। किसकी कमी है? जस्ता की कमी है। भारत की मृदाओं में किस प्रकार की सूक्ष्म तत्व की कमी है? जस्ता की कमी है। आगे तक गंगा की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर। यहाँ पर क्या है? बांगर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई? बांगर लिखा हुआ, थोड़ा मिटर गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बांगर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर खनिज लिखा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है दोस्त, इसके लिए सॉरी। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम और चूना का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लाइम और चूना का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चूना है। यानी कि अम्लीय मृदा को, जो मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक है, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लाइम का प्रयोग करेंगे। लाइम इंग्लिश शब्द है दोस्त, और चूना क्या है? हिंदी शब्द। तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? आगे क्या कह रहा है? लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मिट्टी में क्या होता है? चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। लवणीय मिट्टी में चूना और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। लवणीय मिट्टी में चूना और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग अम्लीय क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। किसके कारण? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। किसके कारण? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम। किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस प्रकार की पोषक तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन का। किसका?
नाइट्रोजन का। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो वन लगा करके। क्या लगा करके? वन रोपण करके। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोक सकते हैं? तो वन रोपण करके। कैसे? वन रोपण करके। आगे देखते हैं। एक तरफ पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्रकृति, पीएच है मान, और एक तरफ मिट्टी की प्रकृति 1 से लेकर के 6 तक वो होता है अम्लीय। यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 होता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। अब आप ऐसू भी पीएच स्केल में जानते हैं, तो जिस चीज़ का, जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से इधर माइनस की ओर जाता है, मैंने 7 से 6 5 4 3 2 1 की ओर जाएगा तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से उधर दाएं तरफ जो 8 9 10 11 12 जितना दूर जाएगा वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 से 6 तक जाएगा तो अम्लीय होगा मिट्टी, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और इसके बाद आगे जा कर के हम लोग देखेंगे, जब 8 से 10 होगा क्या होगा? 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और 8 से 14 रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 8 से 14 रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। ये थोड़ा सा वीडियो कट कुट कहीं कहीं हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले क्लास जब लेंगे तो वीडियो क्लियर रहेगा। और मेरे पास थोड़ा सा अरेंजमेंट की कुछ कमी है, जैसे में माइक नहीं है, इसके बाद और कुछ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। इसके लिए मैं सॉरी। अभी मैं सब व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, और जनवरी से सारा विषय का क्लास कंटेंट हम तैयार करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और माइक की व्यवस्था हम कुछ ही दिनों में करने जा रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद माइक रहेगा तो आवाज़ भी क्लियर आएगा और आपका क्लास भी रेगुलर चलेगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।